हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्यून सिस्टम के अपने अगले पड़ाव पर चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता। किस चीज की विभिन्नता के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग में या किसी वर्टिब्रेट में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो इतने अनेकों तरह के कैसे होते हैं। हमारे शरीर में अनगिनत तरह के एंटीबॉडीज लगभग एक बच्चे के शरीर में 10 टू द पावर 15 मतलब 1 पर 15 शून्य इतने तरह के एंटीबॉडीज पाए जा सकते हैं। इतने तरह के एंटीबॉडीज मतलब कि इतने तरह के पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी है। इसके पहले हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इम्यून सिस्टम जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं, रोगाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनसे लड़ने की जो क्षमता है, यही तो इम्यून सिस्टम है। और इस इम्यून सिस्टम के कितने लेवल्स आपने देखे? सबसे पहले तो एक फिजिकल बैरियर आपने देखा, वो इम्यून सिस्टम नहीं है, लेकिन वो भी रोगों से, रोगाणुओं को रोकने की एक हमारी क्षमता है। फिजिकल बैरियर स्किन था, उसमें जो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो हमारी म्यूकस लेयर्स हैं, हमारे ओपनिंग्स में, माउथ में, नोज में, आंखों में आंसू बनता है, ये सब तो पहला चरण हो गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब पैथोजन को आने न दो। आ गया तो सबसे पहले शरीर क्या करता था? इन्नेट इम्यूनिटी उसकी काम करती थी। इन्नेट इम्यूनिटी जो रैपिड होती है, क्विक होती है ना? इन्नेट इम्यूनिटी जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, कुछ और सेल्स थे। उसके बाद जो मेन इम्यून सिस्टम का पार्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी, वो आया। एडेप्टिव इम्यूनिटी में आपने क्या क्या देखा? इसके फिर दो विंग्स थे एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। एक था सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरी थी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये कौन कर रहा था? टी सेल्स। टी सेल्स कर रहे थे ना, जिनके पास सिर्फ रिसेप्टर थे, वो जाके और पैथोजन से जाकर बाइंड कर जाते थे। और जो दूसरा बड़ा विंग इसका है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा बड़ा विंग क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। बेसिकली हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं। बेसिकली 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के? हम आपको दिखाएं, ये बेसिकली 5 तरह के होते हैं। आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीए। ये 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। और इनमें जो हैवी चेन होता है वो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, पांचों का अलग। और जो लाइट चेन था वो सिर्फ 2 तरह का था, है ना? और किसी में इन दोनों में से कोई हो सकता है। आईजीएम में कप्पा या लैम्डा, डी में कप्पा या लैम्डा, जी में कप्पा या लैम्डा, ई में कप्पा या लैम्डा, ए में कप्पा या लैम्डा। लाइट चेन से 2 तरह के, हैवी चेन पांचों में अलग अलग तरह। तो 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं, इनमें मुख्य अंतर क्या है कि सबका हैवी चेन अलग अलग। हैवी चेन अलग अलग। हैवी चेन अलग होने का मतलब है कि हैवी चेन में जो प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो इन सब का अलग होगा। कांस्टेंट रीजन जो है वो भी अलग होगा। जो कांस्टेंट रीजन है वो भी अलग होगा। वेरिएबल तो अलग होता ही है। 5 तरह के एंटीबॉडीज में जो कांस्टेंट रीजन है वो भी अलग होगा। एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये एक एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें ये हैवी चेन है
जो लंबी वाली दोनों लाइन है, और जो किनारे किनारे है ये लाइट चेन। तो अब ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। इस तरह के 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज, पांचों देखने में लगभग ऐसे ही होंगे, लेकिन जो ये हैवी चेन है वो सबका अलग होगा। ठीक है, लाइट चेन सब में से 2 तरह का हो सकता है, कप्पा या लैम्डा। तो सबसे पहले आपको ये फिर से एक बार समझ लेना है कि 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। ये उसी तरह से हैं जैसे मान लीजिए कि एक ताले की कंपनी के 5 ताले हैं। ठीक, मान लीजिए कि एक ताला बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है बी लॉक्स। ठीक ना, बी लॉक्स, वो 5 तरह का ताला बनाती है। 5 तरह का ताला कौन कौन सा? आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई, आईजी, 5 तरह का ताला बनाती है। अब ये मान लीजिए कि ये 5 तरह के ताले जो हैं उनके ये चाबियां हैं। हमारे हाथ में ये की रिंग, इसमें 3 ही है, मान लीजिए कि 5 तरह का। तो अब एक ताले की कंपनी जो है वो जो 5 तरह के ताले बनाएगी, आप दुकान पर गए, आपने कहा कि हमको 5 तरह का ताला दिखाओ। मान लीजिए गोदरेज की कंपनी है, ताला बनाने वाली, गोदरेज का ताला है ये। उसने आपके सामने ये 5 तरह के ताले रखे, कहा साहब कि ये ताला एम है, ये ताला डी है, ये ताला जी है, ये ताला ई है और ये ताला ए। पांचों की साइज थोड़ी बहुत अंतर होगी, थोड़ा छोटा बड़ा होगा, दाम अलग अलग होगा। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि पांचों की जो चाबियां दिखेंगी आपको वो थोड़ी बहुत अलग अलग होंगी एक दूसरे से। पांचों की जो चाबियां होंगी उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, वो भी अलग होगा। जैसे ये देखिए, ये भी लिंक की चाबी है, ये भी लिंक की है और ये भी लिंक की है। सॉरी, मुझे लिंक का उदाहरण देना चाहिए था, तीनों लिंक का है। तो इस तीनों देखिए अलग अलग साइज के ताले हैं, अलग अलग दाम के ताले हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा, इसका थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा बड़ा है। मान लीजिए 2 और होगा, 5 होगा, तो ये नीचे वाला भी सबका अलग होता है, यानी जो कांस्टेंट रीजन है वो भी सबका अलग है। ये जो एंटीबॉडी का ये कांस्टेंट रीजन है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है? कांस्टेंट रीजन। और ऊपर वाला जो हिस्सा क्या है? ये वेरिएबल रीजन। आप देखिए इसमें ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कांस्टेंट रीजन, और ऊपर ये जो है यही वेरिएबल है, इसमें भी यही वेरिएबल है। अब 5 तरह के ताले है ना, पांचों की चाबियां अलग तरह की हैं। लेकिन अब हम एक ही तरह के ताले की बात करें। आपने ये वाला ताला पसंद किया, मान लीजिए आपने कहा कि हमको आईजीएम वाला ये वाला ताला चाहिए। ठीक, तो उसकी ये चाबी है, आईजीएम की ये चाबी है, ये वाला आपने ताला पसंद कर लिया। लेकिन अब आपने कहा कि हमको एक ताला नहीं चाहिए, हमको चाहिए 100 ताले, है ना, हमको 100 ताले चाहिए। हम एक कॉलेज है हमारा, कॉलेज में हमारे 100 क्लासरूम्स हैं और 100 के लिए अलग अलग हमको ताला खरीदना, लेकिन एक ही तरह वाला, यही आईजीएम वाला ही खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि उसने 100 ताला है, आपको 100 ताला उसने दे दिया, तब क्या होगा भाई? क्या वो 100 ताले एक ही चाबी से खुल जाएंगे? नहीं खुलेंगे। 100 तालों की चाबियां अलग तरह की होंगी, और वो जो 100 ताले होंगे ये आईजीएम वाले, मतलब मान लीजिए ये 200 रुपए वाला ताला है, आपने 200 रुपए वाला ताला पसंद किया, तो ये जो सारे 200 रुपए वाले ताले होंगे उनकी चाबी देखने में ग्रॉस स्ट्रक्चर तो एक ही होगा। यानी जो नीचे वाला है, ये हमारा नीचे वाला जिसको आप हाथ से पकड़ते हैं, दिस इज द कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट रीजन 100 में एक जैसा। लेकिन जो ऊपर वेरिएबल रीजन होगा वो भले ताला एक ही कैटेगरी का है, आईजीएम वाला ही है, एक ही दाम का है, लेकिन 100 तालों में जो ऊपर का वेरिएबल रीजन है वो अलग होगा, ये वाला हिस्सा अलग होगा। तभी तो अलग अलग तालों की अलग अलग चाबियां होंगी, अलग अलग तालों की अलग अलग चाबियां होंगी। भले सभी ताले एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही दाम के हैं, एक ही साइज के हैं, सबका नाम आईजीएम है,
सबका नाम आईजीएम है, लेकिन आपने 100 ताले खरीदे तो 100 की जो चाबियां होंगी उसका वेरिएबल रीजन एक दूसरे से अलग होगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखिए कि जो एक ताला आपने लिया आईजीएम का, जो एक ताला है तो उसका एक ही चाबी आपको वो नहीं देता है दुकानदार, एक ताले का भी वो 3 चाबी देता है। वो तीनों कैसी होंगी? वो तीनों ऐसी होंगी कि उन तीनों से एक ताला खुल जाएगा, वही एक ताला खुल जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि उन तीनों का जो वेरिएबल रीजन है वो भी समान, उन तीनों चाबियों का जो वेरिएबल रीजन है वो भी समान। अब इससे आप हमारे शरीर के एंटीबॉडीज की तुलना कीजिए। 5 तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक, पांचों क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज का वेरिएबल रीजन एक दूसरे से अलग है, कांस्टेंट रीजन सबका लगभग समान है। ठीक, लेकिन जो एक आईजीएम है, आईजीएम अब एक किसी एंटीजन के खिलाफ की हम बात करें, आईजीएम भी एक ही तरह का नहीं होगा। यहाँ ताले और इसके तुलना में थोड़ा सा फर्क आ जा रहा है। आईजीएम भी एक ही तरह का नहीं होगा। आईजीएम जैसे एक जो ताला है 100 रुपए वाला, वो जितने ताले होंगे सब अलग तरह के होंगे, सबकी चाबी अलग होगी। उसी तरह से आईजीएम जितने तरह के इसमें जितने बी सेल बनेंगे सब अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाएंगे, सारे के सारे अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाएंगे। जैसे आपने 100 ताले खरीदे थे ना आईजीएम क्लास के, 100 की चाबियां अलग थी। उसी तरह से अगर आईजीएम हमारे शरीर में 1 लाख सेल बना रहे हैं, 1 लाख बी सेल, तो सबकी चाबी का वेरिएबल रीजन अलग है। ये बात समझ में आई? लेकिन जैसे एक ताले की जो 3 चाबियां वो एकदम समान, एक ताले की जो 3 चाबी दी थी उसने, उसका वेरिएबल रीजन भी समान था। उसी तरह से एक बी सेल जितना एंटीबॉडी बनाएगा, एक बी सेल जितना एंटीबॉडी बनाएगा, वो भले सब आईजीएम है लेकिन उन सबका वेरिएबल रीजन भी समान होगा। एक बी सेल जितनी एंटीबॉडी बनाएंगी सबका वेरिएबल रीजन भी समान होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक ही ताले की जो 3 चाबियां थी या 2 चाबियां थी, उनका वेरिएबल रीजन भी समान था। उसी तरह से एक बी सेल जितना एंटीबॉडी बनाएगा सबका वेरिएबल रीजन कैसा होगा? समान होगा। वो सब एक ही एंटीजन के खिलाफ काम कर सकते हैं, एक ही तरह के बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ काम कर सकते हैं। जैसे एक ताले की जो 3 चाबियां थी, वो 3 चाबियां तो 3 है लेकिन वो एक ही ताला को खोलेंगी, वो तीनों दूसरे तालों को नहीं खोलेगी, एक ही ताले को खोलेगी। ठीक, तो सबसे पहले 5 तरह के एंटीबॉडीज MDGEA, 5 तरह के एंटीबॉडीज हो गए, 5 तरह के 5 क्लासेस ऑफ ताले हो गए, ये एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, अब एक आईजीएम एक तरह का ये ताला हो गया, इस तरह का भी एक ही, ये 100 रुपए का, ये 200 का, ये 300 का, ये 400 का, ये 500 का। 100 रुपए वाला भी ताला फैक्ट्री एक तो बना नहीं रही है, फैक्ट्री एक 100 रुपए वाला भी ताला लाखों बना रही है। 100 रुपए वाला ताला इसी कैटेगरी का फैक्ट्री लाखों बना रही है। अब उन लाखों तालों की सबकी अलग चाबियां, लाखों तालों की सबकी अलग चाबियां। उसी तरह से हमारे शरीर में जितने बी सेल हैं वो सब अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बना रहे हैं, सबका वेरिएबल रीजन अलग, सब अलग एंटीजन से रिएक्ट करेंगे। लेकिन जैसे एक ताले की 3 चाबियां बिल्कुल समान थी, उनका वेरिएबल रीजन भी समान था, उसी तरह से एक बी सेल से जितने एंटीबॉडीज बने, एक बी सेल से जितने एंटीबॉडीज बने, लाखों करोड़ों की संख्या में एंटीबॉडीज बनेंगे एक बी सेल, उन सब बी सेल का कांस्टेंट रीजन तो समान होगा ही, वेरिएबल रीजन भी समान होगा, और वो एक ही किसी एंटीजन, किसी एक वायरस के अगेंस्ट काम करेंगे,
वो कोविड-19 के खिलाफ हैं तो कोविड-19 के अगेंस्ट ही वो रिएक्ट करेंगे, है ना। वो दूसरे के वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ, एक बार हमने आपको फिर से ये रिवाइज कराया कि बी सेल की डाइवर्सिटी कैसी होती है, क्या मतलब है इसका। अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर में लाखों तरह के बी सेल बन जाते हैं और वो लाखों तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग में लगभग 10 टू द पावर 15 इतनी संख्या में इतने तरह के एंटीबॉडीज बन सकते हैं। तो इतने तरह के एंटीबॉडीज मतलब इतने तरह के प्रोटीन, इतने तरह के एंटीबॉडीज मतलब इतने तरह के प्रोटीन, इतने तरह के प्रोटीन बनते कैसे हैं भाई। हम तो जानते हैं कि प्रोटीन जीन से बनता है और इतने तो जीन ही नहीं है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में कुल 30,000 जीन है, 30,000 और उन जीन के पास दूसरे भी तमाम काम है, तमाम तरह के एंजाइम्स उनको बनाने हैं, दूसरे प्रोटीन्स बनाने हैं, खाली एंटीबॉडी ही तो बनाना नहीं है। और ये एंटीबॉडी ही की संख्या कितनी हो जा रही है, लगभग 10 टू द पावर 15, 1 पर 15 शून्य, उतनी गिनती हम लोग को नहीं आती है कि वो कहां तक हम उसको गिने। 1 पर 15 शून्य, इतने एंटीबॉडी। अब सवाल उठता है कि कुछ हजार जीन मिलकर, कुछ 100 जीन्स मिलकर इतने तरह के एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं, इतने तरह के एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं, कितने तरह के 10 टू द पावर 15 इवन विदाउट एंटीजन स्टिमुलेशन। यानी अगर हमारे शरीर में बाहर से कभी कोई एंटीजन नहीं आया, हमारे शरीर में बाहर से कभी कोई रोगाणु कीटाणु नहीं आया, तब भी ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में कम से कम 10 टू द पावर 15, ये 10 टू द पावर है, ये असल में पावर लिखने का इसमें पावर पॉइंट ये इसका नाम है, लेकिन वो पावर वाला सिस्टम बनाने का हमको मिला नहीं, कैसे हम 10 टू द पावर 15 लिखें। तो उसका एक ये भी तरीका होता है। 10 टू द पावर 15 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एक आदमी के शरीर में, जबकि उसके शरीर में कोई कभी एंटीजन का स्टिमुलेशन ना हुआ हो, यानी बाहर से रोगाणु ना आए। ये इतने एंटीबॉडीज को जो 10 टू द पावर 15 लगभग है, इनको हम कहते हैं प्री इम्यून एंटीबॉडी रिपर्टोयर। प्री इम्यून, अभी इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ, बाहर से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, उसके पहले ही हमारे शरीर में इतने तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, है ना। तो इसका जो स्टॉक है हमारे शरीर में, इसको हम प्री इम्यून एंटीबॉडी रिपर्टोयर कहते हैं। The antigen binding sites of different antibodies, ये जो डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं इतने तरह के, उनके जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहाँ होते हैं, ये ऊपर वाला, ये एंटीबॉडी है तो ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो वेरिएबल रीजन है, और उसमें भी जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। This is the antigen binding sites of different antibodies can react with different antigenic determinants. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या है, वो एंटीजन जो बाहर से आ रहे हैं रोगाणु पैथोजन, उनके कुछ हिस्से एंटीजेंस कहलाते हैं विशेष, जहां पर एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं, और उन एंटीजेंस में जो कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये एक्चुअली बाइंड करता है एंटीबॉडी, जाकर उसको, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, है ना। तो अब देखिए कि एन ऑर्गेनिज्म मेक्स मोर एंटीबॉडीज देन द नंबर ऑफ इट्स जीन्स, जितने उसके पास जीन्स नहीं है उतने वो एंटीबॉडीज बना दे रहा है। कैसे बना दे रहा है, दिस बिकम्स पॉसिबल बाय जीन रीअरेंजमेंट, जीन रीअरेंजमेंट के द्वारा। अगर अभी कुछ पूरी तरह से बात ना समझ में आ रही हो तो एक सिंपल एग्जांपल से समझिए जीन रीअरेंजमेंट क्या है। ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है जैसे हमारे भाषा में, हिंदी में कितने अक्षर होते हैं, हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन 52 अक्षरों को आपस में मिला मिला के लाखों शब्द बन जाते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, 26, और इन 26 लेटर्स को मिला मिला के आप ढेर सारे वर्ड्स, पूरी इतनी मोटी डिक्शनरी बन जाती है। इतनी मोटी डिक्शनरी, उसमें लाखों वर्ड्स हैं ना, वो सारे वर्ड्स कैसे बने हैं, उन्हीं 26 लेटर में एक दूसरे को मिला मिला के अलग अलग तरह से आपने मिला दिया। ओ एन कर दिया तो ऑन हो गया, एन ओ कर दिया तो नो हो गया, है ना। उसके पहले ओ जोड़ दिया, ओ एन ई कर दिया तो वन हो गया।
अलग अलग तरीके से रिकम्बाइन करके लेटर्स को आप बहुत सारे वर्ड्स बना लेते हैं ना। जैसे आप मिठाई की दुकान में जाते हैं, उसके पास उसके शोकेस में 20 तरह की मिठाइयां सजी है ना। हम लोग बचपन में समझते थे कि ये 20-25 तरह की मिठाइयां बनाते कैसे होंगे सब। बाद में समझ में आया कि सभी मिठाइयों में 2 ही 3 चीजें हैं, है ना। छेने की मिठाई है तो उसमें छेना है, चीनी है, उसी को अलग अलग तरह से कुछ, और खोआ है। मिठाइयों की दुकान में मुख्य मुख्य क्या चीजें होती हैं? खोआ है, छेना है, चीनी है, घी है, किसी में मैदा है, कहीं बेसन है, यही 4-5 चीजों से वो बनाते हैं। और अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसको डाल के अलग अलग तरह का शेप देके अलग अलग मिठाई बना देते हैं। 25 तरह की मिठाई हो जाती है। तो उनके इंग्रेडिएंट्स तो 3 ही 4, लेकिन मिठाई बन जा रही है 50 तरह की। ठीक है, जैसे हमारे अल्फाबेट में लेटर्स तो 26 ही हैं, लेकिन उनको मिलाने से वर्ड्स बन जा रहे हैं हजारों तरह के। उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि कुछ ही 100 जीन्स लेता है, लेकिन उन जीन्स के अलग अलग सेगमेंट को, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, उनको मिला दिया, एक तरह का बी सेल बन गया, एक तरह का जीन उसका बन गया। ठीक, एक तरह का एंटीबॉडी बनाएगा। दूसरे में कुछ यहां से लिया, कुछ दूसरा यहां से लिया, कुछ तीसरा यहां से लिया, अलग मिला दिया। अलग अलग सेगमेंट्स को कंबाइन करके अलग अलग तरह का डीएनए सीक्वेंस तैयार कर लेता है। और ये कब तैयार करता है? जब बी सेल का की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब बी सेल का मैच्योरेशन हो रहा होता है, उसी समय ये जीन रीअरेंजमेंट होता है। आगे इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करें कैसे कैसे ये बनते हैं एंटीबॉडीज, कैसे जीन रीअरेंजमेंट होता है। तो एंटीबॉडी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप फिर से एक बार ध्यान में ले आइए। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन। ठीक है, 2 तरह की चेन है इसमें, हैवी चेन और लाइट चेन। और आप ये भी जानते हैं कि जो 5 तरह के एंटीबॉडी है, तो पांचों तरह में अपना अपना हैवी चेन होता है। सभी 5 तरह के एंटीबॉडी में हैवी चेन उसका अपने तरह का होता है ना। IgA है तो अल्फा होगा, उसमें हैवी चेन। डी है तो डेल्टा होगा, जी है तो गामा होगा। ठीक, सबका अलग है। हाँ, ये जो शॉर्ट चेन है, लाइट चेन है, ये सभी के पास 2 तरह की संभावना है, चाहे वो M हो, G हो, I हो, E हो, सभी में 2 तरह की संभावना। या तो लाइट चेन लैम्डा हो सकता है या कप्पा हो सकता है। लैम्डा हो सकता है या कप्पा हो सकता है। तो अब ये एक एंटीबॉडी है, मान लीजिए कि ये IgG है, तो इसमें कितने तरह की चेन बनने की संभावना होगी? हैवी चेन तो फिक्स है, एक ही रहेगा, IgG है तो गामा होगा। लाइट चेन 2 तरह का हो सकता है, कप्पा हो सकता है या लैम्डा हो सकता है। 3 इसमें काम कर हो सकता है, संभावनाएं हैं। एक हैवी चेन, ये फिक्स है, और 2 तरह का लाइट चेन, या तो कप्पा या तो लैम्डा। ठीक, तो असेंबली ऑफ एंटीबॉडी जीन्स में हम देखें, देयर आर 3 जीन पूल्स फॉर ईच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन चेन। हर जितने भी तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन बनेंगे, उसमें 3 तरह के जीन पूल्स हैं। जीन पूल मतलब ग्रुप, समूह। 3 तरह के जीन पूल हैं हर एंटीबॉडी के बनने के लिए बी सेल के पास। कौन कौन से ये जीन पूल हैं? एक तो कप्पा लाइट चेन, अगर कप्पा लाइट चेन उसमें है तो कप्पा के लिए है। अगर लैम्डा लाइट चेन बनना होगा तो लैम्डा लाइट चेन के लिए एक है, और एक हैवी चेन के लिए। हैवी चेन के लिए एक ही, क्योंकि सबका एक ही फिक्स है। M है तो म्यू होगा, D है तो डेल्टा होगा, A है तो अल्फा होगा, फिक्स है ये। इसका मतलब कि हर बी सेल के अंदर जो एंटीबॉडी बनना है, उसमें 3 तरह के उसके लिए जीन समूह हैं, जीन पूल हैं। कप्पा लाइट चेन के लिए या लैम्डा लाइट चेन के लिए। इन दोनों में से कोई एक लाइट चेन सेलेक्ट होगा, दोनों तो सेलेक्ट होंगे नहीं। एक बी चेन में, बी सेल में एक ही सेलेक्ट होगा। इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा और एक हैवी चेन। ठीक, यहां 2 लिखा जरूर है इसलिए कि दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन फाइनली जब एंटीबॉडी बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। एक इसमें से लिया जाएगा और एक, ठीक, एक लाइट चेन का जीन पूल सेलेक्ट किया जाएगा और एक
हेवी चेन का जीन पूल लिया जाए। ठीक है, ये एक ही है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये सब चीजें एक ही बार में पूरा नहीं समझ में आती है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, आप इसको 2-3 बार सुनिएगा इस लेक्चर को। ठीक, और इसका जो मटेरियल है अलग से हम आपको पीडीएफ में भी दे रहे हैं, उसको भी आप पढ़िएगा। तो 2-3 बार पढ़ने में ये चीजें समझ में आएंगी। ईच पूल, अब ये जो 3 पूल है ना, ये 3 पूल है, 3 जीन समूह है। ईच पूल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन सेगमेंट्स। बी सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन के पूल्स, जीन्स के समूह हैं। एक समूह कप्पा लाइट चेन के लिए, एक समूह लैम्डा लाइट चेन के लिए, एक समूह हैवी लाइट चेन के लिए। ठीक है, 3 समूह है जीन्स के, एक के बाद एक के बाद एक जीन्स ऐसे समूह में लगे हुए हैं। उसमें से बी सेल को सेलेक्ट करना है, तो पहले तो वो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेगी। हमको कप्पा लाइट चेन जिसे बनना है या लैम्डा, रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा, कोई नियम नहीं। और एक ये हैवी चेन एक ही है, इसको ले ही लेगी। अब क्या देखिए कि अब मान लीजिए कि कप्पा लाइट चेन ले लिया, सेल ने सेलेक्ट कर लिया तो कप्पा लाइट चेन में कई जीन पूल है, समूह, अब इसके अंदर कई जीन समूह है। ये पहले तो बड़े बड़े मेजर जीन समूह हो गए, कप्पा लाइट चेन, लैम्डा लाइट चेन, हैवी चेन। अब इन सब के अंदर, तीनों के अंदर कई सारे जीन्स के समूह हैं। ठीक, ईच जीन पूल, ईच तीनों में से सभी, ईच जीन पूल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन सेगमेंट्स। इन सबके पास लार्ज नंबर ऑफ जीन सेगमेंट्स हैं। और उन सेगमेंट्स में देखिए, जो हमारे बी सेल में जो अरे एंटीबॉडी में जो वेरिएबल रीजन बन रहा है, ये जो ऊपर का वेरिएबल रीजन है ना, कुछ इसके लिए जीन सेगमेंट्स हैं और कुछ कांस्टेंट रीजन के लिए जीन सेगमेंट है। कांस्टेंट रीजन के लिए भी जीन सेगमेंट है और वेरिएबल रीजन के, जैसे हम लोग लाइट चेन की बात कर रहे थे, तो कांस्टेंट रीजन ये है इसका, इसके लिए जीन सेगमेंट है। जनरली इसके लिए कम जीन सेगमेंट या एक ही जीन सेगमेंट होता है, और ये जो वेरिएबल रीजन है इसके लिए कई जीन सेगमेंट होता है, क्योंकि यही तो वेरिएशन पैदा करना है। तो वेरिएबल रीजन के लिए कई जीन सेगमेंट होता है, कांस्टेंट रीजन के लिए एक या एक से थोड़ा अधिक हो सकता है। अब आप देखिए, देयर आर मोर जीन्स फॉर वेरिएबल रीजन्स, वेरिएबल रीजन्स के लिए ज्यादा जीन है, एंड लेस, कम और वन या एक ही जीन फॉर सी रीजन। कांस्टेंट रीजन के लिए एक ही जीन हो सकता है या कुछ ज्यादा हो सकता है। अब ड्यूरिंग बी सेल डेवलपमेंट, बी सेल का जब डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मैच्योरेशन हो रहा है बी सेल का, तो क्या हो रहा है, a coding segment for V region and another for C region of each chain are brought together. B सेल के डेवलपमेंट के दौरान एक V रीजन, वेरिएबल रीजन से एक कुछ सेगमेंट चुन लिया जाएगा और कांस्टेंट रीजन से कुछ सेगमेंट चुन लिया जाएगा। ठीक, वेरिएबल रीजन से चुन लिया गया, कांस्टेंट रीजन से चुन लिया गया। अब कौन रीजन चुना गया ये रैंडम है, कोई नियम नहीं है। जब बी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान चुन लिया गया, वेरिएबल रीजन से भी और कांस्टेंट रीजन से भी चुन लिया गया। ठीक, अब दूसरा बी सेल डेवलप हो रहा है, उसमें भी चुना गया, उसमें अलग बी रीजन और अलग सी रीजन। तीसरा बी सेल डेवलप हो रहा है, इसमें अलग बी रीजन अलग सी रीजन। चौथा बी सेल डेवलप हो रहा है, इसमें अलग बी रीजन अलग सी रीजन चुन लिया गया। ठीक, तो जितने बी सेल बने फाइनली सबका अलग अलग तरह का ये लाइट चेन बना। ठीक, अब देखिए लाइट चेन में हम लोग और आगे चलें। लाइट चेन का वेरिएबल रीजन बन रहा है, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसके लिए 2 जीन सेगमेंट हैं। यहां आपने बताया था, देखा था ना कि वेरिएबल रीजन के लिए एक से ज्यादा जीन सेगमेंट है, कांस्टेंट रीजन के लिए एक ही जीन सेगमेंट है जनरली। तो लाइट चेन के वेरिएबल रीजन के लिए ये जो लाइट चेन है, देखिए ये जो लाइट चेन है, ये लाइट चेन है ना, और इसका वेरिएबल रीजन क्या है, ये वायलेट कलर का, दिस इज द वेरिएबल रीजन। इस वेरिएबल रीजन के लिए 2 जीन सेगमेंट है, कौन कौन से, एक का नाम है वेरिएबल सेगमेंट और दूसरे का नाम है जे यानी ज्वाइनिंग सेगमेंट।
V segment, V for variable segment and J for joining segment. Variable segment is long, joining segment is short. तो लाइट चेन के वेरिएबल रीजन के लिए दो सेगमेंट हैं। दो सेगमेंट मतलब क्या? दो जीन के सेगमेंट है, हिस्से, बी सेगमेंट है, जे सेगमेंट। और हैवी चेन की अब बात करें, हैवी चेन के वी रीजन के लिए, हैवी चेन थोड़ा लंबा है, हैवी चेन के वी रीजन के लिए तीन सेगमेंट, ईच हैवी चेन वी रीजन, खाली वेरिएबल रीजन की बात हो रही है, ईच हैवी चेन वी रीजन is encoded by a DNA sequence assembled from large number of 3 gene segments. लाइट चेन में दो वेरिएबल रीजन के सेगमेंट थे और हैवी चेन में तीन। तीनों का क्या क्या नाम है? बी सेगमेंट, जे सेगमेंट और देख एक्स्ट्रा है यहां डी सेगमेंट। देखिए लाइट चेन में भी ये दो थे, बी सेगमेंट थे और जे सेगमेंट, और हैवी चेन में एक बढ़ गया, डी सेगमेंट बढ़ गया। डी का मतलब है फॉर डाइवर्सिटी। ठीक, एक बार फिर से देखिए, लाइट चेन, जो एंटीबॉडी की जो लाइट चेन है छोटी वाली, उसको बनाने के लिए दो जीन सेगमेंट है, वेरिएबल जीन सेगमेंट और ज्वाइनिंग सेगमेंट। और हैवी चेन को बनाने के लिए तीन सेगमेंट है, बी सेगमेंट, जे सेगमेंट और डी सेगमेंट। ठीक, अब देखिए अब जीन रीअरेंजमेंट कैसे होगा। माउस का कप्पा लाइट चेन के बारे में हम लोग देखेंगे। जीन रीअरेंजमेंट, लार्ज नंबर ऑफ वी, जे एंड डी सेगमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेटोरियल ज्वाइनिंग क्रिएट्स ह्यूज एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। कई संख्या में है बी सेगमेंट, जे सेगमेंट, डी सेगमेंट, और इनकी कॉम्बिनेटोरियल ज्वाइनिंग यानी इनकी अलग अलग तरह से कंबाइन करके अलग अलग सेट बना दिया जा रहा है, कॉम्बिनेशन बना दिया जा रहा है। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये बात ठीक से। चूहा को लिया गया, चूहे का एक एंटीबॉडी बन रहा है, उसका लाइट चेन बनाना है और इस एंटीबॉडी में कप्पा लाइट चेन है। तो कप्पा लाइट चेन में हमने आपको बताया था कि इसके लिए जो जीन पूल है, कप्पा लाइट चेन के लिए जो जीन पूल है उसमें दो सेगमेंट। ठीक, हैवी चेन के लिए तीन सेगमेंट था, लेकिन लाइट चेन के लिए दो ही सेगमेंट है। दोनों का क्या क्या नाम है? वी सेगमेंट और जे सेगमेंट, वी सेगमेंट और जे सेगमेंट। ठीक, लाइट चेन में यही दो हैं। अब वी सेगमेंट में 300 जीन्स हैं, वी सेगमेंट में 300 जीन इसको ना कहें, बल्कि ये 300 सेगमेंट्स हैं, 300 डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। ठीक, 300 सेगमेंट्स कह लीजिए, 300 वी सेगमेंट और 4 जे सेगमेंट। ठीक है, एक जीन पूल है माउस के कप्पा लाइट चेन के लिए, ये जीन पूल जिसमें दो तरह के सेगमेंट, बी सेगमेंट, जे सेगमेंट। बी सेगमेंट के 300 हिस्से, जे सेगमेंट के 4 हिस्से। अब जब बी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान इसमें रैंडम चुनाव होगा, रैंडम कोई एक वी सेगमेंट में से कोई एक चुन लिया जाएगा और जे सेगमेंट में से कोई एक चुन लिया जाएगा और उसको जोड़ दिया जाएगा, तो डीएनए का एक सेगमेंट बन गया। ठीक, अब इससे जो प्रोटीन बनेगा वो इसी तरह का होगा, इसी का मैसेज कॉपी होगा वो। तो अब देखिए, अगर वी सेगमेंट की संख्या 300 है और जे सेगमेंट की संख्या 4 है और रैंडमली कोई इसमें से चुनना है, रैंडमली कोई वी सेगमेंट से चुनना है और कोई जे सेगमेंट से चुनना है, तो कुल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 300 गुणे 4, 1200 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर से समझिए, माउस का एंटीबॉडी बन रहा है, बी सेल है माउस में, वो मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है ना, बोन मैरो में उसके मैच्योर हो रहा है।
फाइनल बी सेल बनने के पहले उसमें जीन रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, उसमें लाइट चेन बन रहा है। लाइट चेन के लिए कप्पा लाइट चेन बनना है, इसके लिए 2 जीन पूल है। कप्पा लाइट चेन इसमें बनना है, 2 जीन पूल है। पहले जीन पूल का नाम बी सेगमेंट, दूसरे जीन पूल का नाम जे सेगमेंट। बी सेगमेंट में 300 जीन के स्ट्रेचेस हैं, डीएनए के स्ट्रेचेस हैं, और जे सेगमेंट में 4 स्ट्रेचेस हैं। अब जब जीन का रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें, तो कोई एक रैंडमली बी सेगमेंट चुन लिया जाएगा और कोई रैंडमली जे सेगमेंट चुन लिया जाएगा। एक बन गया बी सेगमेंट। अरे इस कप्पा लाइट चेन के लिए एक डीएनए, एक जीन तैयार हो गया, जीन का सेट तैयार हो गया, कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो इन दोनों में से रैंडम सिलेक्शन के द्वारा कुल कितने जीन सेगमेंट, जीन समूह, जीन कॉम्बिनेशन तैयार किए जा सकते हैं? 1200। सिंपल मैथ है, 300 में 4 का गुणा कर दीजिए। कुल 1200 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, यानी कप्पा लाइट चेन 1200 तरह का बन सकता है। कप्पा लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होगा ये 1200 तरह का होगा, है ना। ये मान लीजिए कि एक एंटीबॉडी है और ये उसका लाइट चेन है ना, कप्पा लाइट चेन है, तो ये जो वेरिएबल रीजन है ये 1200 तरह का हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये जहां से बना है 320 सेगमेंट में से और 4 जे सेगमेंट में से रैंडमली चुन लिया गया है। कुल 1200 तरह का ये हो सकता है, सिर्फ कप्पा लाइट चेन। अब आगे चलिए, अब हैवी चेन में देखा जाए, उसी माउस में बी सेल का जब डिफरेंशिएशन हो रहा था, बी सेल का मैच्योरेशन प्रोसेसिंग हो रही थी, अब तो उसमें एक हैवी चेन भी बनना है। हैवी चेन का जो जीन पूल है इसमें 3 सेगमेंट है, लाइट चेन में 2 और हैवी चेन में 3। क्या क्या नाम है? वी सेगमेंट, जे सेगमेंट और डी सेगमेंट। वी सेगमेंट, जे सेगमेंट, डी सेगमेंट। अब यहां देखिए, यहां वी सेगमेंट की संख्या और ज्यादा है। हैवी चेन के लिए 500 वी सेगमेंट हो सकते हैं, है ना। और जे सेगमेंट कितने हो सकते हैं? 4 जे सेगमेंट हो सकते हैं। बी सेगमेंट 500, जे सेगमेंट 4 और डी सेगमेंट 12। बी सेगमेंट 500 है, जे सेगमेंट 4 है और डी सेगमेंट 12 है। ठीक, तो anyone from each of the 3 segments can combine with each other। अब इन तीनों में से कोई एक लिया जा सकता है। बी सेगमेंट में से कोई एक ले लिया गया, जे में से एक ले लिया गया, डी में से एक ले लिया गया। ठीक, तीनों में से एक ले लिया। हैवी चेन का डीएनए तैयार होगा। ठीक है, तो कितने तरह का तैयार होगा? 500 गुणे 4 गुणे 12, 500 गुणे 4 गुणे 12, 500 गुणे 4 गुणे 12, यानी 24,000 तरह के हैवी चेन सेगमेंट बन सकते हैं। 24,000 तरह के हैवी चेन सेगमेंट बन सकते हैं एक बी सेल में, जब एंटीबॉडी बन रहा है तो। ठीक, 1200 तरह के लाइट चेन और 24,000 तरह के हैवी चेन, है ना। अब एक एंटीबॉडी में कोई उसमें से हैवी चेन, लाइट चेन में से कोई एक होगा, कप्पा या लैम्डा, कप्पा या लैम्डा कोई एक होगा, है ना। यानी 1200 तरह का कप्पा हो सकता है या 1200 तरह का लैम्डा हो सकता है। इस 1200 में से कोई एक गुणे 24,000 तरह के हैवी चेन में से कोई एक 1200 गुणे 24,000 तरह के एक बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी बनाए जा सकते हैं। ये मैच्योरेशन ऑफ बी सेल, मतलब हमने आपको ये चित्र इसलिए यहां दिखा दिया कि ये बोन मैरो में देखिए बी सेल की प्रोसेसिंग हो रही है। स्टेम सेल है, इससे प्रो बी सेल बना, इससे प्री बी सेल बना और ये मैच्योर बी सेल बना। यहीं पर जीन का रीअरेंजमेंट होता है। ये प्री बी सेल जब आगे बढ़ता है तो इस दौरान जीन का रीअरेंजमेंट होता है। ये जो सारा आपने देखा है, ये सब प्रक्रिया यहीं हो रही है ना। इसमें जीन का रीअरेंजमेंट हो गया
और जब रीअरेंजमेंट हो गया तो जो एंटीबॉडीज बनेंगे, जो प्रोटीन जो है चारों दिखाया गया चारों तरफ, ये फिक्स हो जाएगा कि अब कैसा एंटीबॉडी बनना है ना, और किस एंटीजन के खिलाफ ये काम करेगा, किस एंटीजन के खिलाफ ये काम करेगा। अब यहाँ चित्र में देखिए जीन रीअरेंजमेंट फॉर लाइट चेन इन माउस, वही जो आपने वहां देखा। अब लाइट चेन में देखिए, लाइट चेन में दो ही तरह के जीन समूह हैं, सेगमेंट हैं, वेरिएबल और जे। जो इसका वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट में तो एक ही सेगमेंट, कांस्टेंट रीजन में एक ही सेगमेंट है, वेरिएबल रीजन में दो तरह के, ठीक है, वी और जे, वी और जे, ठीक है। वी जो था उसकी संख्या 300 थी, तो 300 तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो दिखा दिया गया V1 V2 V3, और उसके बाद ये एक ब्रेक दिखा दिया जाता है, मतलब इस बीच में बहुत सारे हैं जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, और यह फाइनली VN दिखा दिया गया, ठीक है। फिर इसके बीच में जो सारा DNA जितना होगा वो हम दिखा नहीं रहे हैं, तो हमने यहाँ इसको ब्रेक दिखा दिया, और J1 चूंकि J 4 ही है तो 4 दिखा दिया। जब 2 4 5 की संख्या है कहीं तो आप पूरा दिखा सकते हैं, 100 200 की है तो पूरा नहीं दिखा सकते हैं, तो ब्रेक करके VN कर दीजिए। तो V1 to VN एंड J1 to J4, ये दो तरह के सेगमेंट्स हैं। अब इसमें से देखिए जीन DNA रीअरेंजमेंट हो रहा है, बी सेल के डिफरेंशिएशन के दौरान DNA का रीअरेंजमेंट हो रहा है ना, तो कोई एक V और कोई एक J पास में आ जाएगा, तो V3 आ गया और J3 आ गया पास में। V3 को इसने चुन लिया और J3 को चुन लिया पास में, ठीक। तो ये सिलेक्ट हो गया, बाकी अब ये सब छोड़ दिया जाएगा। V3 पास में आ गया, J3 पास में आ गया, और देखिए और क्या हुआ, और यहां से C है, ये तो रहेगा ही। अब देखिए ये V3 J3 J4 C इतना पास में आ गया ना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद V3 J3 और C ये एक साथ हो गए, बाकी सबकी स्प्लिसिंग करके निकाल दी गई, बाकी सबकी स्प्लिसिंग करके निकाल दी गई। तो पास में क्या क्या आ गए, V3 आ गया, J3 आ गया, और कांस्टेंट रीजन आ गया। यानी कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन के लिए दो चीजें हो गई, V3 और J3, V3 J3 जुड़ के अब ये एक लाइट चेन बना दिया इन्होंने, लाइट चेन बन गया। लाइट चेन में देखिए इतने सारे जीन्स में से सिर्फ कौन सा जीन आया, V3 आया, और यहां से J3 आया, और यहां से कांस्टेंट रीजन आया, तो एक लाइट चेन बन गया। दूसरे किसी बी सेल में जब कहीं और रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो दूसरे वेरिएबल रीजन चुने जाएंगे, V1 चुन लिया जाएगा, V2 चुन लिया जाएगा, V5 चुन लिया जाएगा, V100 चुन लिया जाएगा, V200 चुना जाएगा, कोई एक V रीजन चुन लिया गया, कोई एक J चुन लिया गया, चार में से एक कांस्टेंट। तो वो जो लाइट चेन बनेगा वो अलग तरह का होगा, क्योंकि उसमें V अलग होगा, J अलग होगा, है ना, कांस्टेंट यही होगा, ठीक। तो इस तरह से एक लाइन से ढेर सारे V समूह के जीन हैं, J समूह के 4 जीन हैं, एक कांस्टेंट है, एक V समूह में से चुन लिया गया, एक J समूह में से चुन लिया जा रहा है, कांस्टेंट को ले लिया जा रहा है, पर एक DNA सेगमेंट बन जा रहा है लाइट चेन, ठीक है। और हर 20, अब देखिए जब एक बार जीन रीअरेंजमेंट हो गया, अब वो बी सेल जब मैच्योर हो गया तब उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वो अब बी सेल जब डिवाइड करेगा तो वो क्लोनिंग की तरह से डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और कोई उसमें जीन रीअरेंजमेंट दोबारा नहीं होगा। एक बार जो जीन रीअरेंजमेंट हो गया वो फिक्स हो गया, तो एक बी सेल बन गया, उसके अंदर जीन रीअरेंजमेंट हो चुका है। अब आप जानते हैं कि बी सेल डिवाइड करता है, जब कोई एंटीजन आ गया, कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, तो बी सेल डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है, तो ढेर सारे प्लाज्मा सेल बनाएगा। अब जितने प्लाज्मा सेल होंगे इस बी सेल के, सब ऐसा ही लाइट चेन बनाएंगे, सब में, सबके लाइट चेन में B3 रीजन का प्रोटीन होगा, इस B3 रीजन से कोडेड, J3 रीजन से कोडेड और C रीजन से कोडेड प्रोटीन होगा। एक बार जीन रीअरेंजमेंट हो गया तो वो फिक्स हो गया कि एक ही तरह का उस बी सेल से एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से यहां पर दिखाया गया है हैवी चेन में जो जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है, हैवी चेन में V1 V2 से VN तक है, V1 V2 से VN। हैवी चेन में 3 तरह के जीन पूल होते हैं, V समूह, D समूह एक इसमें एडिशनल है जो लाइट चेन में नहीं था, और J समूह।
जे समूह में यहाँ भी 4 हैं, J1 to J4। डी समूह में आपने देखा था कितने हैं, डी समूह में देखिए कितने हैं, डी समूह में 12 है, डी समूह में 12 है ना, और वी में 500, जे में 4। तो वी में डी समूह में 12, जे में 4, वी में 500। ये 500 इनकी संख्या है, इनकी संख्या 12 है, इनकी संख्या 4। अब यहां देखिए, यहां पर कांस्टेंट रीजन, चूंकि हैवी चेन में सबका अलग अलग होता है। हैवी चेन हर एंटीबॉडी का अलग तरह का होता है, ठीक। तो अगर ए एंटीबॉडी ए है, आईजी ए है, तो उसके लिए सी अल्फा चुना जाएगा, कांस्टेंट रीजन सी अल्फा चुना जाएगा। अगर ई है तो कांस्टेंट रीजन ये वाला चुना जाएगा, ई का। अगर एम है तो ये वाला चुना जाएगा, डी है तो ये डेल्टा समूह चुना जाएगा, और जी है तो ये गामा समूह। तो चूंकि हैवी चेन में सबके लिए हर तरह के एंटीबॉडी का हैवी चेन अलग है, इसलिए उसका कांस्टेंट रीजन भी सबका अलग है ना। तो एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से चुना जाएगा। तो इसमें भी ढेर सारा वेरिएशन पैदा हो जाता है हैवी चेन में। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ ही जीन्स के द्वारा एक बी सेल में कई तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। कुछ ही जीन समूह के रीअरेंजमेंट के द्वारा अलग अलग बी सेल अलग तरह के एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और जहां कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो हम ये सब चीजें एक बार फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास भी जल्दी ही लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।